15 अगस्त 2008। हम हिंदुस्तानी आज वो दिन मनाते हैं जिसका अर्थ शायद भुला दिया गया है। राहों में आज तिरंगा दिखता है, इमारतें, ऑफिसेस, स्कूल तिरंगे से सजी हैं। लोगों की कारों में, टेबल पर छोटे छोटे तिरंगे लहर रहे हैं, पर दिलों में वह जज्बा, वो जुनून शायद कहीं कम दिखता है। 21वीं सदी में दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का ख्वाब देखने वाला इंडिया शायद अपने कदम जमीन से इतने ऊपर उठा चुका है कि राहों पर गिरे तिरंगे की तरफ उसकी नजर ही नहीं जाती। न उसे निराशा से खुदकुशी करता किसान दिखता है, न भूख से मरते हुए बच्चे। ये हमारा भारत नहीं था। हमारे भारत की संस्कृति तो वो थी जो एक तिल का दाना 7 भाइयों में मिलकर खाने की शिक्षा देती थी। शायद आज़ादी के बाद के 61 सालों में आज़ादी की राह पर चलने वाले कदमों की झुलस को भुला दिया है। हम नहीं चाहते कि इस कार्यक्रम को देखकर आप अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचें। हम बस ये चाहते हैं कि इस देश को आज़ादी के मकाम पर पहुंचाने वाली हर एक सीढ़ी आप अपने मन में संभालें। आपका मन, आपका दिल बाकी काम कर लेगा। पंद्रहवीं सदी में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, हर मायने में अमीर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विशाल सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्रा तक फैला यह साम्राज्य अपने हरे भरे खेतों से, घने जंगलों से, उफनते सागरों से और देश की धरती को सींचती नदियों के हर एक कतरे से बस सोना ही उगलता था। यह देश खुशहाली की चरम सीमा पर था। व्यापार फल फूल रहा था। ग्रीक काल से हिंदुस्तान और यूरोप के व्यापारी संबंध रहे हैं। मसाले और रेशम के सारे मार्ग तुर्की शहर कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर ही बढ़ते थे। पर जब 1453 में इस शहर पर तुर्की साम्राज्य का कब्जा हुआ, यूरोपियन व्यापारियों को भारत पहुंचने का दूसरा मार्ग खोजना पड़ा। कई नाकाम कोशिशों के बाद सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा हिंदुस्तान पहुंचा तो यूरोपियन व्यापारियों को मानो स्वर्ग ही मिल गया। इसके बाद हिंदुस्तानी खुशहाली के खोज में आते व्यापारी बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में स्थापित की गई इस कंपनी ने कपास, रेशम, नील, चाय, मसाले आदि के व्यापार के लिए भारत में कदम रखा। सन 1617 में उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने व्यापार के अधिकार दिए। कंपनी की भूख बढ़ती गई, पर अब तक वे सिर्फ व्यापारी ही थे। सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया और यहां से भारत में शुरू हुआ ब्रिटिश राज। फिर लगभग 90 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी देश का हर एक हिस्सा हथियाती गई, कभी सैनिक की ताकत का इस्तेमाल करके तो कभी अपनी धूर्त नीतियों का। इस बीच इन यूरोपियन हुकूमतों के खिलाफ कई हिंदुस्तानी विरोध हुए, मगर ये सारे विद्रोह इन परदेसी हुकूमतों ने दबा दिए। हिंदुस्तानियों की आवाज बेदर्दी से रौंदी गई। कंपनी का जुल्म बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कंपनी ने हिंदुस्तानी राज्यों को हथियाने के लिए कई कुटिल नीतियां आजमाई। जिन राज्यों के राजाओं का बिना बेटों के देहांत होता, उन राज्यों को कंपनी जब्त कर लेती। राजा के परिवार को सारी दौलत से हाथ धोना पड़ता। कभी कभी पेंशन दी जाती और कुछ सालों बाद वह भी बंद की जाती। कैसी विडंबना थी। देश हमारा, राज्य हमारा, पर जब्ती के अधिकार, वारिस को अनुमति देने का अधिकार सिर्फ कंपनी सरकार का। 1848 में हिंदुस्तान में लॉर्ड डलहौजी का आगमन हुआ और आते ही उन्होंने सातारा और नागपुर के राज्यों को कंपनी के नियमों का दाखिला देकर जब्त कर लिया। मराठा सल्तनत के आखिरी पेशवा नाना साहेब
इन्हें उनको मिलने वाली पेंशन से बेदखल कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने के हुक्म दिए गए। पूरा देश अब ऐसे मोड़ पर आया था कि कुछ तो होना था। कंपनी के पास खुद की सेना थी, हथियार थे, और उन हथियारों में एक नई राइफल लाई गई, .557 कैलिबर एनफील्ड P53। सबसे अच्छी राइफल है एनफील्ड, और तुम्हारी पुरानी राउंड बेस मस्केट में ज्यादा फर्क नहीं। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो। जिनके कारतूस को दांतों से तोड़ा जाता। बात उठी कि इन कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। गाय जिन्हें हिंदू देवताओं की तरह पूजते हैं, और सूअर को स्पर्श करना भी मुस्लिमों के लिए गुनाह है। बस बारूद के ढेर पर बैठे हिंदुस्तानियों पर एक चिंगारी पड़ गई, और इस जीती जागती चिंगारी का नाम था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 में बराकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के इस वीर ने अपने सार्जेंट और एडजुटेंट पर हमला कर दिया। सार्जेंट मेजर ह्यूसन मारा गया, मंगल पांडे भी जख्मी हो गए। 10 दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई। अल्लाह बोल। मंगल पांडे की शहादत ने सारे देश में, सारे भारतवासियों के दिलों में आग लगा दी। अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सारी हिंदुस्तानी फौज अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पे उतर आई। मई को 11th और 20th कैवलरी ने विद्रोह का झंडा फहराया। कारवां चलता गया, सिपाही मिलते गए, और एक दिन में वह दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से जा मिले। 1857 का महान स्वातंत्र समर शुरू हो गया। पेशवा नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में तुरंत शामिल हो गए। पूरा उत्तर भारत इनकी सेनाओं के टापों से गूंज उठा। मीरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, हर जगह आग फैलने लगी। हिंदुस्तानी फौजों ने अंग्रेजों के पैरों के नीचे की जमीन हिलाकर रख दी। अहमदुल्ला, राव साहेब, अजीमुल्ला, कुंवर सिंह, प्राण सुख यादव, राव तुलाराम, ऐसे कितने नाम गिनाए जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान हाथ से जाता देख अपनी पूरी ताकत इस जंग में झोंक दी। क्रीमियन युद्ध में लड़ती कुछ रेजिमेंट्स हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दी गई। हजारों की अंग्रेजी सेना हिंदुस्तानियों पर टूट पड़ी, और फिर बदला जंग का रुख। सैनिक लड़ते रहे, लड़ कर मरे। 20 जून 1858 में हुआ घमासान कोई हिंदुस्तानी नहीं भुला सकता। ग्वालियर की इस जंग में सैकड़ों अंग्रेज फना हो गए, पर हिंदुस्तान की महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस जंग में मारी गई, अमर हो गई। जंग चलता गया। दिल्ली ने अंग्रेजों को 1 महीना तक टक्कर दी, पर आखिरकार हफ्तों तक रास्ते पर लड़ती हिंदुस्तानी फौज हार गई। तात्या टोपे पकड़े गए, अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। राव साहेब को भी फांसी हुई। फिरोज शाह को देश छोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने देश को याद कर के दम तोड़ दिया। जंग आजादी का लहू से सना एक अध्याय खत्म हो गया, पर यह तो एक शुरुआत थी। बादशाह बहादुर शाह जफर कह गए, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ईमान की यह बू अब तक हिंदुस्तानी लहू से गई नहीं थी।